Good morning and assalamu alaikum, my dear students. I hope you are fine and doing well. So today we are going to start our lecture number 10 on chapter number 3, that is atomic structure. In today's lecture we are going to discuss about atomic radii, ionic radii, and then we will discuss about electron affinity. बेटा इन डेफिनेशंस का इन टर्म्स की जो है हम जब डिस्कशन करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह इंपॉर्टेंट है कि इसकी समटाइम्स आपसे डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं और समटाइम्स इस क्वेश्चन में से आपके पास कुछ साइंटिफिक रीजंस आते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच टर्म कि ये जो टर्म है बेसिकली ये आपसे क्या एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि जब आपके पास साइंटिफिक रीजंस आएंगे तो आपको उन साइंटिफिक रीजंस को एक्सप्लेन करना होगा लॉजिकली. ठीक है. So we are going to start our lecture with the definition of atomic radius. Atomic radius is defined as the distance from the center of the nucleus and the point up to which the outermost electron of the atom is extended, or the half of the distance between two adjacent nuclei is known as atomic radius. तो बेटा आपके सामने यहाँ पर दो डेफिनेशंस मैंने रीड की. फर्स्ट डेफिनेशन आपको क्या बता रही है कि एटॉमिक रेडियस आपके पास क्या होता है, ये वो डिस्टेंस होता है जो किसी भी एटम का उसके न्यूक्लियस जो कि सेंटर में पाया जाता है उसका डिस्टेंस उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का कहलाता है एटॉमिक रेडियस. यानी आपका एटम आपको पता है कैसा होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, अराउंड द न्यूक्लियस ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. सो एटॉमिक रेडियस बेसिकली अगर आप सिंपली इसको देखें तो क्या हुआ कि जो आपका सेंटर में न्यूक्लियस पाया गया है और सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यानी जो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उस तक का जो उसका डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, एटॉमिक रेडियस. इसकी एक और डेफिनेशन भी मैंने आपके सामने रीड की. सेकेंड डेफिनेशन आपसे क्या कह रही थी कि अगर आपके पास दो एटम्स का कॉम्बिनेशन हो, सही है, दो एटम्स एक साथ पड़े हो, तो अब यहाँ पे आपको एटॉमिक रेडियस कैसे पता चलेगा कि जो दो एडजेसेंट न्यूक्लाई हैं उनका हाफ ऑफ द डिस्टेंस आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका एटॉमिक रेडियस. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एटम्स एक तरह से दिखाए गए यानी दो न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं. ये डिस्टेंस इनके न्यूक्लियाई के दरमियान का है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस. लेकिन अगर हम इस हाफ डिस्टेंस की बात करें तो इस हाफ डिस्टेंस का यानी न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक रेडियस को. सो द बोथ द डेफिनेशंस ऑफ द एटॉमिक रेडियस आर राइट. अब आपको जो अच्छे से समझ में आ रही है आप उसको लर्न भी कर सकते हैं, बट बोथ आर सेइंग द सेम थिंग. डिफिकल्टीज टू मेजर द एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस आर. अब जब हम एटॉमिक रेडियस को मेजर करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पर नज़र आती है. यानी आप इजीली आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं ना, आप डायरेक्टली मेजर कर लें कि दिस इज द एटॉमिक रेडियस. सो बेसिकली जब हम उसकी मेजरमेंट करने लगते हैं तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने या कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे माइंड में आते हैं जो इस बात को शो करते हैं कि एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली हमें नहीं पता चल सकता. सो फॉर दैट पर्पज जो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिस पॉसिबल एक्सपेरिमेंट से हम क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू जा सकते हैं, वो क्या है, वो हम देख लेते हैं कि क्या मुश्किलात हैं और कैसे हम जो है एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस तक अप्रॉक्सीमेटली जा सकते हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी होती है वो क्या होती है, एन एटम इज अनस्टेबल, इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड टू मेजर इट्स रेडियस. एटम देखिए बेटा, कभी भी आप सिंगली एटम आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत मुश्किल होता है. जैसे आप नेसेंट हाइड्रोजन भी समटाइम्स डिस्कस कर रहे होते हैं बेटा, वहाँ हम यही कहते हैं ना कि नेसेंट हाइड्रोजन को आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है. देखें वो भी एटॉमिक फॉर्म ही है ना हाइड्रोजन की, इसीलिए हम कह रहे होते हैं. सो किसी भी एटम की ये बहुत अनस्टेबल स्टेट होती है तो हम उसको ऐसे आइसोलेट नहीं कर सकते एटॉमिक फॉर्म में. सही है, जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक स्टेट को निकालना मुश्किल है. इसी वजह से वहाँ पर उसका रेडियस मेजर करना भी हमारे पास मुश्किल है. इसके लिए आप बस कॉमन एग्जांपल अपनी नेसेंट हाइड्रोजन की ही माइंड में लाइए कि नेसेंट हाइड्रोजन को हम इसीलिए आइसोलेट नहीं कर सकते ना बेटा क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली अनस्टेबल होती है. सो अगर मैं आपसे कहूँ कि नेसेंट हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक रेडियस बताएं तो क्या आप मेजर कर सकते हैं इजीली? डेफिनेटली नो.
The exact position of outermost electron is uncertain. Heisenberg uncertainty principle. इसके अलावा Heisenberg uncertainty principle से बेटा हमें ये बात पता है कि हम कभी भी outermost shell की exact position, outermost shell में इलेक्ट्रॉन की exact position नहीं बता सकते. This is an uncertain condition. तो Heisenberg uncertainty principle भी जब हम सोचेंगे तो हमारे माइंड में ये आएगा कि हम जब outermost इलेक्ट्रॉन की exact position ही नहीं बता सकते तो फिर डेफिनेटली हम न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस या एटॉमिक रेडियस कैसे मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है बेटा वो है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड एन एटम इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम। ठीक है, दूसरा थर्ड जो आपके पास पॉइंट है वो क्या है कि जो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एटम में जो है वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब अगर उसके साथ आपके जो नेबरिंग एटम है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर देगा। आपको ये बात पता है कि डायपोल या जैसे कोई भी आप चार्ज इन्वायरमेंट देते हैं, सही है, उसकी वजह से जो भी कोई चार्ज बॉडी उसके करीब जाएगी, जैसे मैग्नेट के करीब आप आयरन लेके जाते हैं कुछ भी तो उसमें चेंजेस आते हैं, ओरिएंट करना शुरू हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली। सो जस्ट लाइक दैट अगर आप एटम के अराउंड उसके नेबरिंग एटम को लाते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज है बेटा। एटम के अराउंड सबसे बाहर आपको कौन सा हिस्सा नजर आता है? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में। न्यूक्लियस तो इसके सेंटर में पाया जाता है। तो जब भी कोई एटम के अराउंड एक और अगर आप चार्ज बॉडी ले आएंगे, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं उसमें चार्जेस भी हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके क्लाउड में कहीं ना कहीं उसकी डेंसिटी में जो है इफेक्ट आएगा। सो नेबरिंग एटम का इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर भी इफेक्ट आ जाता है और हमारे लिए उसका एटॉमिक रेडियस एग्जैक्टली फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही उसकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब हुई, अब आप डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे बेटा न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन का? सो थर्ड पॉइंट भी हमें ये बताता है कि अगर आप नेबरिंग एटम किसी भी एटम के क्लोज में ले आते हैं तो उससे भी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होगी और आपके लिए एटॉमिक रेडियस उसका मेजर करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। Thus, so we can conclude, मतलब basically हम ये conclude कर सकते हैं, thus the atomic radius as measured by electron diffraction has the most probable value। अच्छा, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन से हमें क्यों मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यानी क्लोज टू वैल्यू क्यों मिल जाती है? बेटा इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन किसकी की जाती है? इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन का जो हमारे पास फिनोमिना है बेसिकली वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिस्टल्स पे अप्लाइड हो रहा होता है, यानी सॉलिड स्टेट में, सही है। तो सॉलिड स्टेट में बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है हम उसे क्या कहते हैं कि दिस इज सीज्ड, यानी वो आप उसको एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इतना फ्रीली रोटेट नहीं कर रहे होते जितना वो अपनी दूसरी स्टेट में करते हैं कंपैरेटिवली टू क्रिस्टल स्टेट। तो उस क्रिस्टल स्टेट में जब हम उसको इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट करवाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन से हिट करवाते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जब हम इसको देखते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ इसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल सकती है। अदरवाइज अगर इन पॉइंट्स को आप माइंड में लाएं तो आपके लिए बहुत ही ये मुश्किल काम है। Now the radius of atomic homodiatomic molecules. Homo means same and di means two atomic molecules, यानी दो सेम एटम रखने वाले molecules का radius। The radius of an atom is taken as half the bond length between the two homonuclear diatomic molecule like HH or OO। अब यहाँ पर अगर आपके पास आप देखें एग्जाम्पल में उन्होंने क्या कहा है, लाइक HH और OO, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपसे कहा गया और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। बेटा देखें HH यानी सेम है तो होमो डायटोमिक हो गए, इसी तरह से ऑक्सीजन भी डायटोमिक हो गए। तो बेटा इनकी अगर आपने रेडियस निकालना है तो इनकी बॉन्ड लेंथ की क्या होगी? एक्जैक्टली हाफ, यानी इनका हाफ डिस्टेंस। सो फॉर एग्जाम्पल the distance between two atoms of carbon in diamond is 1.54 Armstrong। सही है, जो आपके पास टोटल डिस्टेंस कार्बन एटम्स का आता है तो कार्बन एटम्स के दरमियान डायमंड के अंदर वो कितना होता है? 1.54, यानी एक कार्बन एटम देन सेकंड कार्बन एटम और उसके दरमियान आप क्या निकाल रहे हो? ओके, आई कैन शो यू विद द पेन। आप सपोज कर ले एक कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम जो डायमंड में अरेंज है अपनी स्टेट में। अब आपने इनके दरमियान का डिस्टेंस निकाल लिया, डायमंड में बात कर रहे हैं हम, सही है बेटा। तो वो आपके पास कितना आ रहा है? 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग।
द रेडियस ऑफ कार्बन इज, लेकिन अगर आपको एक कार्बन का रेडियस निकालना है तो आपको इसका एग्जैक्टली हाफ देखना पड़ेगा। यानी जो हमारी सेकंड डेफिनेशन थी वो यही थी ना कि दो न्यूक्लियाई का हाफ ऑफ द डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, उसका एटॉमिक रेडियस। तो टोटल ये d था, लेकिन जैसे हमने इसका हाफ लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेडियस। सो अगर रेडियस हमें कार्बन का निकालना है तो हमें 1.54 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी एग्जैक्टली हाफ वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0.77 आर्मस्ट्रॉन। सही है बेटा। इसी तरह से हम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस दो सल्फर एटम के दरमियान भी निकाल सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हमारा क्या आता है 2.06। और अगर सल्फर का अगर आपको रेडियस निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको भी यानी जो उसका टोटल डिस्टेंस आया आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आपके पास जो डिवाइड के बाद वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करी होगी, उसके रेडियस को। So again, the definition of the second definition of atomic radius seems to be correct here, कि आपका जो दो न्यूक्लियाई के हाफ ऑफ द डिस्टेंस है वो उसके रेडियस के बराबर होगा। नाउ द रेडियस ऑफ हेट्रोएटॉमिक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास जो रेडियस आता है दो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दरम्यान, लेकिन अब यहाँ पे जो टर्म यूज हो रही है वो आपके सामने क्या यूज हो रही है, हेट्रोडायएटॉमिक। So in case of heterogeneous diatomic molecules like AB, the bond length is Ra plus Rb, and if any of the radii is known, the electron and radii can be calculated। सही है। तो बेटा अगर आपके पास सेम एटम्स नहीं है एक मॉलिक्यूल में, यानी दो एटम्स से मिलके अगर एक मॉलिक्यूल दो डिफरेंट एटम्स है, फॉर एग्जांपल HCl, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो हेट्रो हो गया ना बेटा, दो एटम तो है लेकिन सेम तो नहीं है, एक H है और एक Cl है। सो इस तरह के अगर आपके पास मॉलिक्यूल्स हो तो आप उनका रेडियस कैसे निकाल सकते हो, हेट्रोजेनस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आप इसको इस तरह भी सोच सकते हो ना कि अगर फॉर एग्जांपल HA है और Cl B है, तो आपको अब क्या करना होगा, आपने इन दोनों की बॉन्ड लेंथ का सम लेना होगा रेडियस के लिए। सही है, रेडियस A प्लस रेडियस B दोनों का बॉन्ड डिस्टेंस का सम होगा। तो आपको अगर एक भी रेडियस पता होगा तो आप दूसरे का इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो बेसिकली बॉन्ड लेंथ वहाँ पे क्या आप रिप्रेजेंट करोगे, RA यानी रेडियस ऑफ A स्पीशी एंड सम ऑफ रेडियस ऑफ B स्पीशी, यानी आपके एक एटम का रेडियस का सम विद अदर एटम का रेडियस का सम किसके बराबर होगा, टोटल बॉन्ड लेंथ के। So now the ionic radius definition. Ionic radius is defined as the distance between nucleus of an ion and point up to which nucleus has influence of its electron cloud। So definition ionic radius की बेटा आपको क्या बता रही है, देखिए हमें आयन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास एनाइंस होते हैं, एक हमारे पास केटाइंस होते हैं। दोनों को अगर हम सिंपली कहें तो ये हमारे पास क्या है, आयन्स है, यानी चार्ज बॉडीज है। सो आयनिक रेडियस आपके पास क्या होता है, ये वो डिस्टेंस होता है जहां पर आपके न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस जो है वो देखा जाता है कहाँ तक, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक। सो यहाँ पे इस न्यूक्लियाई का डिस्टेंस आयनिक रेडियस कैसे होगा कि एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के दरमियान के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है और जहाँ तक उनके इन न्यूक्लियस का उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर जो इफेक्ट है वो देखा जा सके। इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। When a neutral atom loses one or more electrons, positively charged ions is obtained. The ion is called cation. हमें पता है कि जब भी हमारा अगर न्यूट्रल एटम होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो आपके पास क्या बन जाता है, केटाइन बन जाता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। When an atom gains one or more electron negatively charged becomes negatively charged ion, it is called anion। जैसे ही न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनायन में चेंज हो जाता है। सही है, और इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है।
यहाँ पर केटाइन और एनाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एनाइन कैसे बना, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और केटाइन बना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये आपके पास दो हैं, एक एनाइन है और एक केटाइन है, आपने मुझे इसका आयनिक रेडियल बताना है। तो आप कैसे बता सकते हैं, आप आयनिक रेडियल लेंगे दोनों के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है, सही है, और इस न्यूक्लियाई के डिस्टेंस में हो क्या रहा होगा बेसिकली कि इसका न्यूक्लियाई कहाँ तक इसके अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पर जो है इन्फ्लुएंस दे सकता है, और इसका भी इस तरह से ये होगा कि इसका जो न्यूक्लियाई है वो किस पॉइंट तक जो है वो इन्फ्लुएंस दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में उन तक कैसे अपना इफेक्ट पहुंचा सकता है। So now isoelectronic ions. The isoelectronic ions are the ions having the same electronic configuration. आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस आपके पास क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास सेम आती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, क्या होती है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ एंड एल्युमिनियम 3+ दिया गया है, जिसमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखाएगी आपके पास 1s2, 2s2 एंड 2p6। In this ions the radii decrease when the increase in nuclear charge। बेटा जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज से क्या मुराद है बेटा, न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस में आपके क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे ही आपके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा और आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दे हैव लूज देयर इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया होगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पर बढ़ गया होगा। हमें पता है कि स्टेबल एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक न्यूट्रल एटम की बात कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एटम, तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। एक पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन बेटा प्रोटॉन तो उतने के उतने रहे ना, तो इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज वहाँ पर कम हो चुका है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया ना कंपैरेटिवली। तो जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे रेडियाई क्या होता है, कम होता जाता है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बेटा अगर सोडियम की मैं बात करूं तो उसके जो वैलेंस शेल है वहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही है, उसका एटॉमिक नंबर आपके पास 11 है। तो जैसे ही वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी वो 10 इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, लेकिन प्रोटॉन्स तो स्टिल उसमें 11 ही होंगे ना, तो उसका चार्ज प्लस बढ़ गया, एक प्लस बढ़ जाएगा। तो जैसे ही प्लस चार्ज बढ़ेगा उसका रेडियाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसको आपको फर्दर उन्होंने बताया है, आयन आपके पास तीनों को शो करवा दिया है, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2, एल्युमिनियम 3। एटॉमिक नंबर अगर हम तीनों के देखें तो सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का आपके पास 13 होता है। जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका आयनिक रेडियस आपके पास क्या आया, 0.95 आया, मैग्नीशियम का आपके पास 0.65 आया, और एल्युमिनियम का आपके पास 0.50 आर्मस्ट्रॉन आया। With the increase in atomic number, nuclear charge is increasing while valence shell remain the same। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है यहाँ पर, लेकिन आपके वैलेंस शेल जो है वहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा। Hence larger nuclear charge attract valence shell with the large attraction force toward it। As a result, atomic radii decreases with the increase of nuclear charge। अब जैसे ही आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वहाँ पे बेटा, वैलेंस शेल के अंदर तो चेंज आया, सही है, मतलब वैलेंस शेल में आपके इस सेंस में चेंज नहीं आया कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकले, लेकिन वैलेंस शेल तो वहीं कायम है ना। अगर तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो उस वैलेंस शेल को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और खींचने की कोशिश करेगा, बाउंड करके रखने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही वो अपनी तरफ खींचेगा बेटा, तो उसका रेडियस क्या होगा, जहाँ वो पहले इतना फैला होगा, अगर वो खींच के रखेगा तो वो उसके क्लोज आ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रीजंस। आपके पास पेपर में कुछ इस तरह से रीजन आ जाते हैं। केटाइन इज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम। तो केटाइन आपके पास मोस्टली छोटा साइज का होता है अपने पेरेंट एटम से। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, A cation is formed when an atom loses electron
केटाइन कब बन रहा था बेटा? अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा कि जैसे ही एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वो केटाइन में चेंज हो गया। दस इन अ केटाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा न्यूट्रल एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। जैसे ही केटाइन में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा एक। इसलिए हमेशा प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होंगे केटाइन में एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। Therefore, the nucleus attract lesser number of electron with a greater force. As a result of it, the size of cation decreases. अब बेटा जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? जितने उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको और मजबूती से ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से उसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो केटाइन हमेशा जो है उसका रेडियस कम होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक रेडियस से। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाई गया है। सोडियम का एटम लार्ज था, उसका एटॉमिक 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, एटॉमिक रेडियस 1.54 था। आयनिक रेडियस सोडियम आयन का देखें तो आपके पास यानी केटाइन सोडियम केटाइन का देखें तो 0.95 आया, साइज में स्मॉलर हो गया। 11 प्रोटॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 10 है। दैट्स व्हाई इसका आयनिक रेडियस छोटा है और साइज भी छोटा हो जाएगा। जब वो खींच के रखेगा तो वो कंप्रेस हो जाएगा ना बेटा, अगर वो एक्सटेंडेड फॉर्म में था वो और कंप्रेस हो जाएगा। सो दिस इज द वन रीजन कि केटाइन का साइज जो है वो अपने पेरेंट एटम से क्यों। देन वी हैव सेकंड रीजन, in certain cation the loss of electron results in the loss of an orbit while nuclear charge remains the same in both cases. Thus the nucleus attracts lesser number of orbits more strongly. दूसरा रीजन बेटा आपके पास क्या है? देखें, जैसे अगर आपके पास कुछ एटम्स होते हैं, जैसे सोडियम की एग्जांपल आपके पास है। सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो जैसे ही वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अगर ये KLM 3 शेल थे ना बेटा, अब लास्ट शेल में से जब इलेक्ट्रॉन गया उसमें कोई मजीद इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा, तो ये ऑर्बिट भी अल्टीमेटली वहां से खत्म हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑर्बिट्स बचेंगे। जब आपके पास ऑर्बिट्स कम हुए तो बेटा न्यूक्लियस के ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई ना, तो साइज भी छोटा हो गया। यानी जहाँ 3 थे अब वहाँ 2 बचे, तो वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब आ गए। इस वजह से भी आपके केटाइन का साइज हमेशा छोटा होता है ऐसे केसेस में। जैसे उन्होंने आपको इसको कॉन्फ़िगरेशन से भी डिफाइन कर दिया कि 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन जैसे ही वो सोडियम आयन में अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके पास m शेल खत्म हो जाएगा, सिर्फ k और l शेल बचेंगे। As a result, for example, in sodium the size of cation decreases. तो एक रीज़न ये भी है कि सोडियम एटम में साइज क्यों डिक्रीज हो जाता है? क्योंकि वहाँ एक शेल जो है उसका कम हो जाता है। Now an anion is larger than its parent atom. लेकिन anion आपके पास क्या होता है? वो larger होता है अपने parent atom से। इसका क्या रीज़न है आपके पास? An anion is formed when atom gains electron. Thus, the number of electrons in an ion is always greater than the number of protons. The nuclear charge is an ion decreases. अच्छा बेटा, एनाइन में क्या हो रहा होता है? क्योंकि एनाइन कब बनता है? जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें मजीद ऐड होता है। तो इस केस में बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतनी ही रहे, लेकिन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इसका मतलब वहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, तो वहाँ पर एटॉमिक रेडियाई मजीद क्या होगा? कम होने की बजाय आयनिक रेडियाई कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर कम है, नेगेटिव ज़्यादा है, तो वो उतनी मजबूती से अपनी तरफ नेगेटिव चार्जेस को सारे नहीं खींच पाएगा और एनाइन का साइज आपके पास क्या हो जाएगा? लार्जर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्लोरीन एटम की एग्जाम्पल दिखाई गई है। ये छोटा होता है, इसमें 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन क्लोराइड आयन की अगर हम बात करें यानी एनाइन की बात करें तो ये लार्ज इन साइज है, क्योंकि इसमें 7 प्रोटॉन्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18, यानी एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो जितनी अट्रैक्शन यहाँ पे इक्वल अट्रैक्शन थी वो नहीं रहेगी, अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसकी अट्रैक्शन इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी और इसका साइज आपके पास बड़ा हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो आपके पास इस तरह के एटम्स होते हैं जिनमें गेन होता है, जो एनाइन बनाते हैं, वहां पर उसका एनाइन का साइज उसके पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। So now electron affinity by definition,
It is defined as the energy released when an electron is added to an isolated neutral atom in a gaseous state. बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास क्या होती है कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर जो आपने गैसेस स्टेट में आइसोलेट किया हो उसके अंदर जब आप एक इलेक्ट्रॉन खुद से ऐड करवा रहे होते हैं तो जो एनर्जी उसके नतीजे में रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लोरीन का एटम है जो कि गैसेस स्टेट में आपने आइसोलेट किया हुआ है। आप जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करवाएंगे खुद से ऐड करवाएंगे तो वहां पर क्या होगा, वो क्लोराइड आयन में चेंज होगा और जब ये क्लोराइड आयन में चेंज होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी जो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया उस इलेक्ट्रॉन के एडिशन पर वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इस केस में आपके पास क्या है, -349 किलोजूल पर मोल। सो सिंपली यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास क्या है कि जब भी आप किसी न्यूट्रल एटम में खुद से इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। As a result of this electron addition, a gaseous negative ion is produced. ये जो आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन करवा रहे होते हैं इसके नतीजे में आपने देखा कि न्यूट्रल से किस तरह से वो नेगेटिव आयन में चेंज हो गया, यानी वहां पर न्यूट्रल से वो गैसियस नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, इट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आप इसको तीनों यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है बेटा, आपके पास 23.06 किलो कैलोरी के, यानी आप इसको कन्वर्जन भी कर सकते हो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया आप उसको किलो कैलोरी में बाय यूजिंग दिस वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा यूनिट आपके पास जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो क्या होता है, आपके पास किलो जूल पर मोल होता है। वैसे तीनों यूनिट है लेकिन अगर आपसे ऐसे यूनिट की बात की जाए तो आपके पास ऐसे यूनिट इसका क्या है, किलो जूल पर मोल। So now the factors on which electron affinity depends. Number 1, size of the atom. The smaller the size of the atom, stronger is the attraction of its nucleus for electron to be added. The smaller the size of an atom, greater is the electron affinity. बेटा जितना छोटा एटम का साइज होगा उतना उसका न्यूक्लियस ने उसके आउटरमोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के या कंप्रेस करके या स्ट्रॉन्गली रखा होगा बॉन्ड करके। तो वहां पर जब एटम का साइज ऑलरेडी छोटा है, उसने बाकी जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है साइज में, अब आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाह रहे हैं तो बेटा वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, तभी उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो सकता है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वहां पर वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा होता है जब ऐसे एटम्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एलिमेंट द ग्रेटर इज द अट्रैक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड। दस ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। न्यूक्लियर चार्ज आपके पास क्या होता है बेटा, द ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा तो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी जो उसके ऑलरेडी कम हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो उसे बहुत अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो ऐसे केस में भी जब आप इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड करवाना चाहेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपके पास बहुत ज़्यादा आएगी, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के वक्त आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता हुआ नजर आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज भी इसी तरह से इस पर एक्ट कर रहा है कि अगर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ऐसे एटम के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन एक और ऐड करवाना चाहेंगे तो वहां ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इसकी। थर्ड आपके पास पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द एटम विद अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हैव नो टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सच एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट जीरो। बेटा गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सारी जो आप जितने भी केमिकल बॉन्ड्स पढ़ रहे होते हैं, आयंस फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं, ये बेसिकली हो क्यों ना होता है, क्योंकि हर एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा होता है, वो अपने बैलेंस शेल में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाना चाह रहा होता है ऑक्टेट रूल के मुताबिक। तो अगर आपके पास ऐसे एटम हो जो ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हो तो उनमें ये टेंडेंसी तो होगी ही नहीं कि वो अपने अंदर या तो इलेक्ट्रॉन लें या अपने इलेक्ट्रॉन निकालें।
तो ऐसे वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट क्या होती है आपके पास 0। और ऐसे एटम कौन से जिनकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है जो इनर्ट गैसेज हैं आपकी, यानी जो 8 ग्रुप के मेंबर हैं, नोबल जो आपके मेंबर्स हैं नोबल ग्रुप के, वो क्या होंगी, इनर्ट गैसेज आपके पास, उनकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो स्टेबल होगी और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, जिसका लास्ट शेल ही फिल है, जिसको ऑर्बिटल्स ही फिल्ड है, उसको मजीद जरूरत नहीं है। और थर्ड आपके पास हाफ फिल्ड। बेटा स्टेबिलिटी दो तरह से होती है, या तो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स की होती है या हाफ फिल्ड। तो अपनी हाफ फिल्ड स्टेट में भी स्टेबल होगा तो वो जल्दी अपने अंदर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देगा। तो इन तीनों केसेस में बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी ना। या तो आपके पास इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, यानी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन 8 ग्रुप वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाए पीरियोडिक टेबल के। दूसरा जिसके ऑर्बिट्स लास्ट फुल हो चुके हों। तीसरा जिसके लास्ट ऑर्बिट में आपके पास हाफ फील्ड हो, क्योंकि हाफ फील्ड भी ऑलमोस्ट स्टेबल ही होता है, तो वो एक लेकर अपनी उस स्टेबिलिटी को कभी भी लूज नहीं करना चाहिए। So, student, this is all about for the concepts of electron affinity. I hope you understand this concept. These terms are very important as well from the exam point of view. Good luck. Allah Hafiz. Bye bye. Take care.